कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये तारे और हम सब आखिर किस चीज से बने हैं? आज हम उसी सबसे बुनियादी, सबसे छोटे कण की कहानी में उतरेंगे। आइए सफर पर चलते हैं, परमाणु की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले। करीब 2000 साल से भी ज्यादा समय से एक ही बात मानी जाती थी कि हर चीज ऐसे छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। बस यही पदार्थ की आखिरी हकीकत थी। और इसी कण को नाम दिया गया एटम। ये ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब ही होता है अविभाज्य, मतलब जिसे काटा ना जा सके। ये हर चीज का अंत था, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। लेकिन वो विश्वास गलत था। और जानते हैं, इसी एक गलती ने विज्ञान की दुनिया में एक सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। उस दौर में जब परमाणु को आखिरी सच माना जाता था, एक ऐसा कण जो टूट ही नहीं सकता। यह सोच कोई नई नहीं थी, सदियों पुरानी थी। प्राचीन ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई और फिर करीब 1800 में जॉन डाल्टन ने इसे बाकायदा एक साइंटिफिक थ्योरी बना दिया। मतलब 2000 साल से ज्यादा परमाणु अटूट ही रहा। लेकिन फिर आया 19वीं सदी का अंत और सब कुछ बदलने वाला था। वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगने लगे थे जो इस अटूट परमाणु की पूरी धारणा को, कह सकते हैं, चकनाचूर करने वाले थे। सबसे पहले पता चला एक नेगेटिव चार्ज वाले कण का, जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और फिर एक पॉजिटिव चार्ज वाले कण का भी पता चला, जिससे प्रोटॉन की खोज हुई। और बस 2000 साल पुरानी सोच एक झटके में ढह गई। परमाणु अविभाज्य नहीं था, अरे उसके अंदर तो और भी छोटे छोटे कण मौजूद थे। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि परमाणु के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज हैं। लेकिन सवाल ये था कि ये जमे कैसे हुए हैं। यहीं पर जे थॉमसन सामने आए अपने पहले मॉडल के साथ। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। जरा एक तरबूज के बारे में सोचिए। जो लाल वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो काले बीज उसमें धंसे हुए हैं वो हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। बड़ा स्मार्ट आइडिया था, है ना? इससे ये भी समझ आ गया कि पूरा एटम न्यूट्रल क्यों होता है। तो ठीक है, मॉडल तो आ गया, पर इसे टेस्ट कैसे करें? अगर परमाणु सच में एक नरम सी पुडिंग जैसा है, तो उसके आर पार अगर कोई चीज तेजी से फेंकी जाए तो उसे तो सीधे निकल जाना चाहिए, राइट? और यही कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, उनका मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो इस पुडिंग मॉडल को टेस्ट करने वाला था और इसे हमेशा के लिए बदलने वाला भी। सेटअप बड़ा सीधा सा था। एक तरफ से तेज रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया गया। निशाना क्या था? सोने की एक बेहद बेहद पतली पन्नी, और चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी है ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स आखिर जाते कहां हैं। जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जैसा सोचा था, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन हर 12,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा टकराकर वापस आ गया। खुद रदरफोर्ड ने कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय है जैसे आप एक कागज पर तोप का गोला चलाएं और वो पलटकर आप ही को लग जाए। ये तो हो ही नहीं सकता था। तो हमारे पास 3 बड़े सुराग थे। पहला, ज्यादातर कण सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण थोड़ा सा रास्ता भटक गए। और तीसरा, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर कण वापस लौट आए। प्लम पुडिंग मॉडल में इन बातों का कोई जवाब नहीं था। इस नामुमकिन से दिखने वाले नतीजे का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। परमाणु का सारा वजन और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी ठोस जगह पर इकट्ठा है। उन्होंने इसे नाम दिया नाभिक। और बाकी का परमाणु वो लगभग पूरा का पूरा खाली है। रदरफोर्ड का मॉडल जबरदस्त था, एक बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, एक ऐसी समस्या जिसे सुलझाना जरूरी था। समस्या ये थी, उस समय की फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसे धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए और घूमते घूमते आखिर में नाभिक में समा जाना चाहिए। पर ऐसा होता तो नहीं है ना। परमाणु तो स्टेबल होते हैं, वो खत्म नहीं होते। तो फिर क्यों? इसका जवाब लेकर आए नील्स बोहर 1913 में। उनका आइडिया एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, उनकी अपनी फिक्स जगह है, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। इन जगहों को उन्होंने कहा एनर्जी शेल्स। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है वो कोई एनर्जी नहीं खोता। बस इसी एक आइडिया ने परमाणु को ढहने से बचा लिया।
तो अब मॉडल स्टेबल हो चुका था। अब वक्त था आखिरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने का और उन नियमों को समझने का जिनसे एक परमाणु चलता है। और वो आखिरी टुकड़ा मिला 1932 में, जब जेम्स चैडविक ने खोज निकाला न्यूट्रॉन को। ये नाभिक के अंदर का एक ऐसा कण था जिस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर था। तो लीजिए, ये है हमारे आधुनिक परमाणु की पूरी तस्वीर। बीच में यानी नाभिक में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन हैं जिनमें परमाणु का सारा वजन है, और बाहर हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में चक्कर लगा रहे हैं। ये टेबल इन तीनों कणों की सारी खासियतें एक जगह दिखाती है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात आती है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है, यही उसकी असली पहचान है। ये उसका आधार कार्ड है, समझिए। अगर प्रोटॉन का नंबर बदला तो एलिमेंट ही बदल जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेल्स को कुछ आसान से नियमों के हिसाब से भरते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यही चीज तय करती है कि कोई एटम कितना स्टेबल होगा और दूसरे एटम्स के साथ कैसे बिहेव करेगा। कह सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री का राज यहीं छिपा है। तो ये थी परमाणु के स्ट्रक्चर की कहानी, एक अटूट कण से लेकर एक पूरे सोलर सिस्टम जैसे मॉडल तक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब जब हम ये ब्लूप्रिंट जानते हैं तो एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर प्रोटॉन का नंबर ही एलिमेंट की पहचान है, तो फिर क्या होता है जब हम न्यूट्रॉन का नंबर बदलते हैं? और इन सब छोटे छोटे कणों को समझने का आखिर मतलब क्या है? इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं।